वो रात आज भी मेरे सपनों में जलती है। धुएं की गंध, बच्चों की चीखें और उस अनाथालय का टूटा हुआ दरवाजा मेरी यादों में जिंदा है। मैं तब सिर्फ 8 साल का था। शहर के लोग उस हादसे को एक दुर्घटना कहते हैं, लेकिन मेरे दिल में हमेशा शक रहा कि आग किसी ने लगाई थी। मेरी बचपन की मासूमियत भी उस रात राख हो गई। उस आग में मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन जैसे बच्चे और कुछ निर्दोष देखभाल करने वाले लोग सब जिंदा जल गए। मैं चमत्कार की तरह बचा, लेकिन अकेला हो गया। हादसे के बाद मीडिया ने शोर मचाया, पुलिस ने जांच का वादा किया, लेकिन कुछ महीनों बाद मामला दबा दिया गया। बस एक छोटी सी खबर रह गई अखबार के कोने में। मुझे एक नया आश्रय मिला, एक दूर का अनाथालय। लोग कहते थे कि जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन मेरे मन में हमेशा वो सवाल था, आखिर आग किसने लगाई थी। साल बीत गए, मैं जवान हो गया, पर हर रात जब आंखें बंद करता, उस काले धुएं का साया मुझे घेर लेता। मैं तय कर चुका था, सच को जानकर ही चैन लूंगा। एक दिन अचानक मुझे पुराने अनाथालय की फाइलें मिल गईं, एक भूले बिसरे रिकॉर्ड रूम में रखी धूल भरी फाइलें। वहीं से मेरे सवालों का सफर शुरू हुआ। उन फाइलों में नाम थे, पुराने स्टाफ के पते, शहर के दानदाताओं की सूची और कुछ ऐसे कागज जो जल्दबाजी में छुपाए गए लगते थे। मेरी धड़कन तेज हो गई। फाइलों में एक नाम बार बार सामने आया, श्रीमान अग्रवाल ट्रस्ट। यही ट्रस्ट उस अनाथालय को चलाता था। अजीब बात यह थी कि उनके सारे रिकॉर्ड अधूरे थे। मैंने तय किया कि सबसे पहले इस ट्रस्ट के बारे में पता लगाऊं। पुरानी फाइलें लेकर मैं शहर लौटा, वही शहर जहां कभी मैंने अपना बचपन खोया था। शहर अब बदल गया था। नई इमारतें, चमचमाती सड़कें और उस जगह पर जहां अनाथालय था, अब एक आलीशान होटल खड़ा था। मैं वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध। एक बूढ़ा चौकीदार वहां काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा, यहां पहले क्या था? उसने एक पल रुककर कहा, बेटा, यहां वो अनाथालय था जो जलकर खाक हो गया था। उसकी आंखों में एक डर की झलक थी। उसने धीरे से कहा, सब कहते हैं हादसा था, पर सच्चाई कुछ और थी। मत टटोलो बेटा, ये शहर सच नहीं सुनना चाहता। उसकी बातों ने मेरी बेचैनी बढ़ा दी। मैं जानता था कि सच यहीं कहीं दबा है, लेकिन चौकीदार का डर मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था कि मैं किस खेल में पड़ गया हूं। रात को मैं उसी होटल के सामने खड़ा रहा। हवा में अब भी वो जली हुई लकड़ी की हल्की सी गंध महसूस हो रही थी, जैसे राख अब भी मिट्टी में दबी हो। अगले दिन मैंने अखबारों के पुराने अंक खंगाले। उस हादसे की रिपोर्टिंग में कई बातें गुम थीं। खासतौर पर एक व्यक्ति का नाम बार बार गायब दिखा। ये नाम था विनोद अग्रवाल, शहर का बड़ा व्यापारी, कई चैरिटी प्रोजेक्ट्स का मालिक। लेकिन अनाथालय के संदर्भ में उसका नाम कहीं साफ नहीं लिखा गया था। मेरी जांच अब उसके आसपास घूमने लगी। मुझे पता चला कि उसकी हवेली शहर के बाहरी इलाके में है। लोग कहते हैं वह अब सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आता। हवेली तक पहुंचने के लिए मैं खुद को एक रिपोर्टर बताकर गया। गेट पर खड़े गार्ड ने कहा, साहब किसी से नहीं मिलते। उसकी आवाज में अजीब शक्ति थी। मैं खाली हाथ लौट आया, लेकिन मेरा मन अब और दृढ़ होता। अगर कोई मुझसे सच छुपाना चाहता है तो जरूर सच बहुत खतरनाक है। अगले कुछ दिनों में मैंने उस ट्रस्ट के कागजात खंगाले। कई कंपनियों का जाल, फर्जी नामों का खेल और पैसा। हर जगह पैसा बहता हुआ दिखा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अनाथालय वाली जमीन हादसे के कुछ महीनों बाद बेच दी गई थी। खरीदार का नाम भी एक फर्जी कंपनी का था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। किसी ने जानबूझकर अनाथालय को आग में झोंक दिया। उस रात की चीखें मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं सोच रहा था, इतने निर्दोष बच्चों को मारकर किसी ने क्या पाया होगा। जवाब अब करीब था। मैंने चौकीदार को फिर मिलने की कोशिश की, लेकिन होटल के लोगों ने कहा कि वह अचानक नौकरी छोड़कर कहीं चला गया। यह और भी संदिग्ध था। अब मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। गली के कोने में खड़ा एक अजनबी मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा था। मैं अब डर और गुस्से के बीच फंस चुका था। उसी रात मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजा खोलने पर कोई नहीं था, बस एक लिफाफा पड़ा था जिसमें लिखा था, यह मामला छोड़ दो वरना पछताओगे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किसी को पता चल चुका था कि मैं अतीत की परतें खोल रहा हूं, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। मैंने उस लिफाफे को खोला। अंदर एक पुरानी फोटो थी, अनाथालय की तस्वीर, आग लगने से कुछ घंटे पहले की, और पीछे लिखा था, गुनाहगार अब भी आजाद हैं। तस्वीर में कुछ चेहरे साफ दिख रहे थे। उनमें से एक वही व्यापारी था, विनोद अग्रवाल। मेरा शक अब यकीन में बदल गया। खेल बहुत बड़ा था। मैंने फोटो अपने पास रखी और तय किया कि अब सीधे सच के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। रात के अंधेरे में होटल के पास जाकर मैंने फिर वही हल्की राख की महक महसूस की। इस जगह ने अपना सच मिट्टी में दबा रखा था। आसमान में बादल थे,
बिजली की गड़गड़ाहट के साथ शहर का अंधेरा और डरावना लगने लगा। मैं समझ गया कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। मैंने एक पुराना नक्शा देखा, अनाथालय का प्लान। उसमें एक तहखाने का जिक्र था जो शायद आग के बाद भी बच गया हो। अगर वो तहखाना अब भी है तो सच वहीं होगा। अब मेरी कहानी एक खतरनाक मोड़ पर थी। अतीत के भूत मुझे पुकार रहे थे और शहर का सबसे ताकतवर आदमी मुझे रोकने पर तुला था। अगले दिन सुबह मैं पुराने नक्शे के साथ होटल के चारों ओर घूमने लगा। होटल के चमकते फर्श के नीचे कहीं वो रहस्य दफन था। मैं जगह को ध्यान से देख रहा था। नक्शे के हिसाब से होटल का स्विमिंग पूल उस जगह पर था जहां अनाथालय को खेल का मैदान हुआ करता था, लेकिन तहखाने का रास्ता पास ही होना चाहिए था। मैंने होटल स्टाफ से बात करने की कोशिश की। किसी को पुरानी बिल्डिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। सब कह रहे थे कि यह होटल नई जमीन पर बना है। मेरी निगाह होटल के पुराने स्टोर रूम पर गई। दरवाजा जंग लगा था और आसपास मकड़ी के जाले। लगता था यह हिस्सा सालों से बंद पड़ा था। रात में मैं चुपके से होटल में घुस गया। स्टोर रूम का ताला खोलने के लिए मैंने एक पुरानी चाबी का इस्तेमाल किया। ताला चरमराया और दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। एक कमजोर टार्च की रोशनी में धूल के बादल उड़ते दिखे। कमरे के कोने में एक लकड़ी का फर्श टूटा सा लग रहा था। मैंने उस फर्श को हटाया। नीचे एक लोहे का पुराना दरवाजा था जिस पर जंग जमी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। यही शायद तहखाने का रास्ता था। बहुत कोशिश के बाद मैंने वो दरवाजा खोला। सीढ़ियां अंधेरे में उतर रही थीं। बदबू और सीलन का एहसास होते ही मेरी सांस रुक गई। तहखाने में कदम रखते ही मुझे लगा कि जैसे मैं समय में पीछे चला गया हूं। पुराने खिलौने, जली हुई किताबें और बच्चों के जूते कोनों में पड़े थे। दीवार पर धुंधली पेंटिंग्स थी। किसी बच्चे ने रंगीन हाथों से बनाई थी। उन पर धुएं के निशान थे। वो दीवारें उस रात की गवाही दे रही थीं। मैं आगे बढ़ा। तहखाने के एक कोने में फाइलों का ढेर पड़ा था। कुछ पूरी तरह जल गई थी, पर कुछ अब भी पढ़ी जा सकती थी। उन फाइलों में बच्चों के नाम थे, लेकिन कई नामों के आगे लाल निशान बने हुए थे। शायद यही वो बच्चे थे जो हादसे में मारे गए थे। अचानक एक कागज मेरे हाथ लगा, जिसमें कुछ गुप्त लेन देन का जिक्र था। जमीन की डील के दस्तावेज हादसे से ठीक एक हफ्ते पहले साइन किए गए थे। इससे साफ था कि हादसा नहीं, साजिश थी। अनाथालय को जलाकर जमीन हड़पने की योजना पहले ही बन चुकी थी। मैं फाइलें बैग में रखी रहा था कि पीछे से आवाज आई, किसी के कदमों की आहट। मैं चौंक गया। तहखाने में कोई और भी था। मैंने टॉर्च बंद कर दी और कोने में छिप गया। अंधेरे में एक परछाई सीढ़ियों से नीचे आई। उसके हाथ में टॉर्च और शायद बंदूक थी। उसने कहा, मुझे पता था कोई यहां टोह ले रहा है। आवाज भारी थी। वो आदमी मुझे तलाश रहा था। मैंने सांस रोक ली। उसके कदमों की आवाज नजदीक आई। तभी अचानक मेरी जेब से रखा एक खिलौना गिरा। आवाज गूंजी। उसने मुड़कर उसी तरफ टॉर्च चमकाई। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने कहा, तुम वही लड़के हो जो उस रात बच गए थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उससे पहले कि वो कुछ करता, मैंने पास पड़ी लकड़ी उठाकर उस पर हमला किया। वो लड़खड़ाया और गिर पड़ा। मैंने मौका देखकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं होटल से भागते हुए सीधे सड़क पर आ गया। पीछे मुड़कर देखा, वो ऊपर तक नहीं आया। सड़क पर आकर मैंने सांस ली। अब साफ था कि किसी को पता चल चुका है कि मैं तहखाने तक पहुंच गया हूं। वो लोग मुझे मार सकते हैं। उसी रात मैंने शहर छोड़ने का नाटक किया। बस स्टैंड से टिकट ली, लेकिन गुपचुप एक दोस्त के घर जाकर छिप गया। अगली सुबह अखबार में खबर आई कि होटल में चोरी हुई है। तहखाने का जिक्र नहीं था। शायद वो लोग ये खबर दबा रहे थे। मैंने फाइलों को गौर से पढ़ा। एक नाम बार बार सामने आया, रोहन मल्होत्रा। वो हादसे से ठीक पहले ट्रस्ट का वकील था। मैंने उसकी जानकारी निकाली। पता चला कि अब वो एक बड़े कॉर्पोरेट में लीगल हेड है। मैंने तय किया कि उसे खोजकर सवाल पूछूंगा। रात के अंधेरे में मैं उसकी कोठी के बाहर पहुंचा। खिड़की से देखा, वो आदमी अपने घर में अकेला शराब पी रहा था। दरवाजा खटखटाने पर उसने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, वो लड़का जिसने उस रात सब कुछ देखा। अब मुझे सच चाहिए। उसकी आंखों में डर उतर आया। उसने ग्लास रख दिया और धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें नहीं पता ये खेल कितना बड़ा है, उसने कहा। तो बताओ, मैंने कहा। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, यह सब पैसों के लिए हुआ। वो जगह करोड़ों की थी। अनाथालय बस एक अड़चन था। उसने आगे कहा, हमने बच्चों को पहले ही दूसरी जगह भेजने का प्लान किया था, लेकिन उस रात सब गड़बड़ हो गया। आग बेकाबू हो गई। मैं हैरान रह गया। मतलब ये सच है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई? उसने सिर हिलाया। हाँ, पर जिसने लगाई वो अब बहुत ताकतवर है। मैंने पूछा, कौन था वो? उसने डरते हुए कहा, नाम मत पूछो। अगर मैंने नाम लिया तो मेरी मौत तय है, और तुम्हारी भी। उसके चेहरे पर पसीना था। अचानक बाहर गाड़ियों की आवाज आई।
उसने खिड़की से झांककर कहा, भाग जाओ, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं पीछे के दरवाजे से निकलकर अंधेरी गलियों में दौड़ा। दिल में एक ही बात थी, अब मैं सच्चाई के बहुत करीब हूं, लेकिन खतरा भी बढ़ गया है। रात भर मैं छिपा रहा, हर जगह निगरानी थी। मोबाइल बंद कर दिया ताकि कोई लोकेशन ट्रैक न कर सके। सुबह तक मैं टूट चुका था, पर एक नाम मेरे दिमाग में गूंज रहा था, वो जिसने आग लगाई। शायद वो विनोद अग्रवाल ही था। अब मुझे सबूत जुटाने थे। सिर्फ सच जानने से काम नहीं चलेगा, इन राक्षसों को सजा दिलाने के लिए ठोस सबूत चाहिए। मैंने तहखाने से ली गई फाइलों की कॉपी बनाई, उन्हें सुरक्षित जगह पर रख दिया। अब ये मेरा भीमा था। उसी दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज ने कहा, तुम जो कर रहे हो रोक दो, वरना अगली चिता तुम्हारी होगी। मेरी रूह कांप गई, पर अब डर से ज्यादा गुस्सा था। मैंने फोन काट दिया और खुद से कहा, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। रात को मैंने शहर के पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स तक पहुंच बनाई। उसमें एक गुप्त रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था कि आग लगने के सबूत जानबूझकर मिटाए गए थे। रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले इंस्पेक्टर का नाम था कुमार शेखावत। वो अब रिटायर हो चुका था। मुझे उससे मिलना था। अगले दिन मैं शेखावत के गांव गया। वो एक छोटे से घर में अकेले रहता था। दरवाजा खोलते ही उसने कहा, मुझे पता था कोई एक दिन ये सवाल लेकर आएगा। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, बेटा वो हादसा नहीं था, हमें सच पता था, पर ऊपर से दबाव था, हमारे हाथ बंधे थे। मैंने पूछा, किसका दबाव? उसने कहा, विनोद अग्रवाल और उसके साझेदारों का। वो जमीन होटल बनाने के लिए चाहिए थी, बच्चों की जान उनके लिए कुछ नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने अपनी नौकरी बचाई पर आत्मा को मार दिया। अगर सबूत चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूं। उसने मुझे कुछ पुरानी फाइलें दी। उनमें घटनास्थल की तस्वीरें थीं जो कभी कोर्ट में नहीं दिखाई गईं। तस्वीरें देखकर मेरी सांस रुक गई। उन तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि आग एक कोने से जानबूझकर लगाई गई थी और एक तस्वीर में विनोद अग्रवाल का आदमी पेट्रोल के ड्रम लिए खड़ा था। अब मेरे पास सच का हथियार था, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। हाथ में तस्वीरें लेकर मैं बाहर निकला। रात का सन्नाटा अजीब था। लगता था जैसे हर कोने से कोई मुझे देख रहा हो। डर अब गुस्से में बदल चुका था। मैंने फैसला किया कि सबूत मीडिया तक पहुंचाऊंगा, लेकिन किसी भरोसेमंद पत्रकार की जरूरत थी। मुझे याद आया कि मेरे पापा का एक पुराना दोस्त रिपोर्टर था। अगले दिन मैं उससे मिला। उसका नाम था अजय। मैंने उसे सारी फाइलें और तस्वीरें दिखाईं। वो हैरान रह गया। ये तो बहुत बड़ा कांड है, उसने कहा। अजय ने कहा, इस खबर को छापना आसान नहीं होगा। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से करें तो उन्हें गिरा सकते हैं। हमने योजना बनाई। पहले सबूत को कई जगह सुरक्षित रखा ताकि अगर मुझ पर हमला भी हुआ तो सच दुनिया तक पहुंच सके। उसी रात मैंने शहर की दीवारों पर लगे विनोद अग्रवाल के पोस्टर देखे। वो अब भी चैरिटी के नाम पर शहर का हीरो था। मुझे गुस्सा आया। तभी अचानक एक बाइक मेरे पास रुकी। 2 नकाबपोश उतरे और मुझ पर हमला कर दिया। मैं किसी तरह बचकर पास की गली में भागा। उनका पीछा करना खतरनाक था। मैं भागते भागते सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां भी सब कुछ सामान्य नहीं था। स्टेशन के अंदर अफसरों के चेहरे देखकर लगा कि वो लोग पहले से जानते हैं कि मैं कौन हूं। उनमें से एक ने कहा, यह लड़का बहुत सवाल पूछ रहा है। मैं डर गया। वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। मैं बहाना बनाकर निकल गया। अब साफ था कि पुलिस का एक हिस्सा भी इस खेल में शामिल है। उसी रात मुझे अजय का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं तुरंत उसके पास पहुंचा। उसके घर का दरवाजा खुला था, लेकिन वो अंदर नहीं था। कमरे में सब बिखरा पड़ा था। टेबल पर एक नोट पड़ा था। चेतावनी दी थी, अगला नंबर तुम्हारा है। मेरा खून खौल उठा। अजय गायब था। शायद उन्हें पता चल गया था कि उसने सबूत देखे हैं। अब वो मेरी कमजोरी को निशाना बना सकते हैं। मैंने खुद को संभाला। मुझे डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत थी। मैंने सोचा कि सीधे विनोद अग्रवाल का सामना करूंगा। अगले दिन मैं उसकी हवेली के बाहर पहुंचा। गार्ड्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने जोर देकर कहा कि मुझे उससे मिलना है। लंबे इंतजार के बाद वो खुद सामने आया। सफेद कपड़े पहने, सोने की घड़ी और ठंडी मुस्कान। उसने कहा, तो तुम वही लड़का हो? मैंने कहा, हाँ, वही जो उस रात बच गया था और अब सच लेकर आया हूं। मैंने तस्वीरें उसके सामने रख दी।
उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने गुस्से में गार्ड्स को इशारा किया, इसे खत्म कर दो। गार्ड्स मेरी तरफ बढ़े। मैंने एक कुर्सी उठाकर खिड़की पर दे मारी। शीशा टूटा और मैं कूदकर बाहर भागा। पीछे से गोलियों की आवाज आई। मैं दौड़ता हुआ कार तक पहुंचा और तेजी से शहर की ओर निकल गया। अब मैं जान गया था कि यह मामला किसी लोकल पुलिस के बस का नहीं। मुझे सबूत सीधे बड़े मीडिया चैनल्स तक पहुंचाने होंगे। अगले दिन मैंने देश की राजधानी जाने का फैसला किया। ट्रेन में बैठा तो लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। डिब्बे में कई अजनबी नजरें मुझ पर टिकी थीं। मैंने सावधानी से एक खाली डिब्बे में जगह बदली। सबूतों का बैग मेरी जान से भी ज्यादा कीमती था। सुबह राजधानी पहुंचा। अजय का पुराना संपर्क एक बड़े न्यूज चैनल में था। मैंने उससे मुलाकात की और सब कुछ समझाया। उसने कहा, यह बहुत बड़ी खबर है, हम इसे लाइव करेंगे, लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। अगले दिन चैनल ने गोपनीय इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। मैंने कैमरे पर पूरी कहानी बताई। तस्वीरें और दस्तावेज सब दिखाए गए। उसी रात खबर चैनल पर चली। शहर के होटल के पीछे छिपा अनाथालय कांड। टीवी पर मेरी आवाज गूंज रही थी। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से से भर गए। इन बच्चों के लिए न्याय चाहिए, ये हैशटैग ट्रेंड करने लगा। विनोद अग्रवाल की छवि टूट गई। उसकी कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू हो गई, लेकिन वो अब भी गिरफ्त से बाहर था। मैं अब भी छिपा हुआ था। चैनल ने मुझे सुरक्षित जगह पर रखा, लेकिन मुझे पता था कि ये लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। 2 दिन बाद खबर आई कि पुलिस ने होटल के तहखाने की खुदाई शुरू कर दी। वहां से जली हुई चीजें और सबूत मिले। तहखाने से मिले सबूतों ने सारी साजिश को पुख्ता कर दिया। कोर्ट में केस दर्ज हुआ। विनोद अग्रवाल और उसके साथियों के खिलाफ वारंट निकला। गिरफ्तारी के डर से विनोद भाग गया। शहर में तनाव बढ़ गया। लोग सड़कों पर उतर आए। बच्चों के हत्यारों को फांसी दो नारे लग रहे थे। 1 हफ्ते बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी गिरफ्तारी की तस्वीरें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट में केस चलने लगा। गवाहों को धमकाया गया। कई लोग डर के मारे पीछे हट गए। मैंने हार नहीं मानी। हर सुनवाई में सबूत पेश करता रहा। मीडिया भी अब मेरे साथ खड़ा था। आखिरकार महीनों की लड़ाई के बाद फैसला आया। विनोद अग्रवाल और उसके 2 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट के बाहर लोग तालियां बजा रहे थे। मुझे लगा जैसे उन बच्चों की आत्माओं को आखिरकार शांति मिली। लेकिन मेरे दिल में अब भी एक खालीपन था। मैंने अपने बचपन के दोस्तों को खोया था। ये जीत अधूरी थी। मैंने उस जगह पर जाकर मोमबत्तियां जलाईं जहां पर होटल खड़ा था। वहां अब भी राख की हल्की सी गंध थी। मैंने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारा बदला पूरा हुआ, अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। हवा में जैसे कोई जवाब आया। शहर ने अब उस जगह को बच्चों के लिए एक मेमोरियल बना दिया। हर साल लोग वहां आकर उन्हें याद करते हैं। मेरी जिंदगी बदल गई थी। अब मैं पत्रकार बन गया ताकि कोई और बच्चा इस तरह की साजिश का शिकार न बन सके। लेकिन मेरे दिल में अब भी उस रात की तस्वीरें जिंदा हैं। वो रात जिसने शहर को जला दिया और मेरी आत्मा को योद्धा बना दिया। कभी कभी सपने में अब भी धुआं और चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन अब मैं डरता नहीं। मैं जानता हूं कि सच की ताकत सबसे बड़ी है। उस रात का काला सच उजागर हो चुका था और उसने मुझे एक बात सिखाई, सच चाहे जितना भी गहरा दफन हो, एक दिन जरूर बाहर आता है। मैंने उस जगह से आखिरी बार नजरें उठाईं। आसमान साफ था। शायद उन बच्चों की आत्माएं मुस्कुरा रही थीं। शहर ने एक लंबी लड़ाई जीती थी। अब वो जगह इंसानियत की मिसाल थी, लालच की नहीं। और मैं वो बच्चा था जो मौत से बचा ताकि सच को जिंदा रख सके। मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।